अगर मैं कहूं कि थार जैसे एकदम सूखे मरुस्थल वाले राज्य में यानी अपने राजस्थान की 74% सिंचाई किसी विशाल बांध या बहुत लंबी नहर से नहीं होती बल्कि जमीन के नीचे छिपे पानी से होती है, तो शायद एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल होगा। हाँ, ये तो है। हमारे पास जो सिकारिया सर के विस्तृत नोट्स और 3D मैप्स का पूरा स्टैक है, वो महज कुछ भौगोलिक फैक्ट्स नहीं है। ये एक पूरी कहानी है कि कैसे इंसान ने अपनी इंजीनियरिंग और दूरदृष्टि के दम पर एक ऐसे परिदृश्य का भूगोल ही बदल दिया जहां प्रकृति ने पानी के नाम पर सिर्फ रेत दी थी। हम आज राजस्थान के उस जल चतुर्भुज को डिकोड करने वाले हैं। राजस्थान का कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 15,47,000 हेक्टेयर से ज्यादा है और इसमें नहरों का नंबर तो बहुत बाद में आता है। हाँ, सबसे बड़ा हिस्सा तो नलकूपों यानी ट्यूबवेल का है। हाँ, जो करीब 49% है और कुएं भी 24% की सिंचाई करते हैं। मतलब इन दोनों को मिला दें तो 74% से ज्यादा सिंचाई सीधे जमीन का सीना चीर कर निकाले गए पानी से हो रही है और जयपुर इसमें नंबर 1 है। यही पर सिकारिया सर के नोट्स का वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है। देखिए, जब हम लघु सिंचाई या माइनर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं ना, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो 0 से 2000 हेक्टेयर तक की सिंचाई करते हैं, तो वो संख्या में इतने ज्यादा हैं कि उन्होंने वृहद परियोजनाओं को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ दिया है। नहरें तो केवल 23% सिंचाई ही कर पाती हैं, जिसमें श्री गंगानगर सबसे आगे है, और तालाबों का हिस्सा तो और भी कम है, महज 0.43%, जो मुख्य रूप से शायद भीलवाड़ा और पाली के पथरीले इलाकों में काम आते हैं। हाँ, वही इस्तेमाल होते हैं। अगर जयपुर जैसे इलाके पूरी तरह से जमीन के नीचे के पानी पर निर्भर हैं, तो क्या हम एक अदृश्य खतरे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड वाटर कोई जादू का कुआं तो है नहीं जो कभी सूखेगा ही नहीं। और शायद इसीलिए राजस्थान को सतह के पानी यानी नदियों और बहुउद्देश्य परियोजनाओं की तरफ मुड़ना ही पड़ा। एकदम सही कहा। और इन्हीं बहुउद्देश्य परियोजनाओं को तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये उपमा मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है यार। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, पुराने जमाने में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होते थे, वो अर्थव्यवस्था और समाज के केंद्र होते थे। उसी तरह आजादी के बाद ये विशाल बांध एक ही जगह से पानी और बिजली दोनों संभाल रहे थे। हाँ, और इस विचार की शुरुआत असल में भारत से बाहर हुई थी। दुनिया की पहली ऐसी परियोजना 1933 में अमेरिका की टेनेसी घाटी में बनी थी। और भारत में दामोदर घाटी परियोजना 1948 में आई। बिल्कुल, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिना किसी बड़ी नदी वाले राजस्थान ने 1927 में ही गंगा नहर बनाकर इस दिशा में अपना पहला कदम रख दिया था। गंगा नहर पर तो हम थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले जरा उन नदियों की बात करते हैं जो प्राकृतिक रूप से राजस्थान को मिली हैं। सिकारिया सर के नोट्स में चंबल का पोस्टमार्टम नाम से एक बहुत ही शानदार सेक्शन है। ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50 की पार्टनरशिप है। इसमें दक्षिण से उत्तर की तरफ 4 बांध बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में गांधी सागर, फिर चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, उसके बाद कोटा बूंदी सीमा पर जवाहर सागर और अंत में कोटा बैराज। पर मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। कैसा कंफ्यूजन? मतलब एक ही नदी पर इतने करीब करीब 4 बांध बनाने की क्या जरूरत थी भला? क्या ये पैसे और कंक्रीट की बर्बादी नहीं है? एक बहुत विशाल बांध बनाकर सारा पानी एक ही जगह क्यों नहीं रोक लिया गया? ये सवाल अक्सर उठता है, लेकिन इसका जवाब चंबल नदी के गुस्से और उस इलाके के भूगोल में छिपा है। देखिए, चंबल एक बहुत गहरे गॉर्ज या खड्ड से होकर बहती है। अच्छा, तो उसका प्राकृतिक ढलान बहुत तीखा होगा? बिल्कुल। अगर सारा पानी एक ही विशाल दीवार के पीछे रोक लिया जाता ना, तो पानी का दबाव इतना भयानक होता कि बांध के टूटने का खतरा हमेशा बना रहता। और इसी ताकत का इस्तेमाल फिर बिजली बनाने में होता है। जी, सबसे पहले मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध आता है, जो 1959 में बना। ये इस श्रृंखला का सबसे बड़ा और ऊंचा बांध है। यहाँ 23 मेगावाट की 5 टरबाइन लगी है, जिनसे कुल 115 मेगावाट बिजली बनती है। और वो 50-50 पार्टनरशिप की वजह से राजस्थान को अपने राज्य में बांध बनाए बना ही 57.5 मेगावाट बिजली मिल जाती है। बिल्कुल सही। फिर पानी जैसे जैसे नीचे आता है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर भी अपनी अपनी क्षमता से बिजली बनाते हैं। लेकिन जब पानी कोटा पहुंचता है, तो कोटा बैराज से 1 वाट बिजली भी नहीं बनती, ऐसा नोट्स में साफ लिखा है। तो एक आम बांध और बैराज में आखिर तकनीकी फर्क क्या होता है?
बहुत ही उम्दा सवाल है। बांध यानी डैम का मुख्य काम होता है एक विशाल झील बनाकर पानी को स्टोर करना और उससे ऊंचाई से गिराकर बिजली बनाना। लेकिन बैराज का काम ये नहीं होता। तो वो क्या करता है? बैराज एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह होता है। इसमें गेट्स की एक लंबी कतार होती है। जब चंबल का पानी ऊपर के तीनों बांधों से बिजली बनाकर पूरी गति से नीचे आता है तो कोटा बैराज के गेट उस पानी की दिशा को रोककर उसे दाईं और बाईं नहरों के जरिए खेतों की तरफ मोड़ देते हैं। मतलब ये शुद्ध रूप से एक सिंचाई बांध है। जी हाँ, और इसकी दाईं नहर तो अपने आप में एक अजूबा है। इस पर 14 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। 8 राजस्थान में और 6 मध्य प्रदेश में। नोट्स में राजस्थान वाली 8 लिफ्ट नहरों को याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार निमोनिक भी दिया गया है। दीपक, जालीरा, आस, सोजा। हाँ, यानी दीगोद, पचेल, कचारी, जालिंदर नाथ, अंता लिफ्ट, अंता माइनर, सोरखंड और जालीपुरा। पर इस निमोनिक के पीछे का जो पैटर्न है वो समझना ज्यादा दिलचस्प है यार। इन 8 में से बीच की जो 6 लिफ्ट नहरें हैं वो सिर्फ और सिर्फ 12 जिले में है। बिल्कुल, पहली दीगोद और आखिरी जालीपुरा ही कोटा में है। जब आप मैप पे इसे देखते हैं तो समझ आता है कि कैसे एक नहर पूरे जिले की कृषि अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर उठाए हुए है। चंबल तो फिर भी एक प्राकृतिक नदी थी। असली चमत्कार तो तब हुआ जब इंसानों ने बिना नदी वाले सूखे रेगिस्तान में पानी लाने की ठानी। चलिए मरुगंगा के उस विजन की बात करते हैं, जिसे आप भूगोल के खिलाफ एक युद्ध मानते हैं। बिल्कुल, और इस युद्ध के पहले सेनापति थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, जिन्हें आधुनिक भारत का भगीरथ कहा जाता है। 1922 से 27 के बीच उन्होंने जो गंग नहर बनवाई वो कोई साधारण नहर नहीं थी। हुसैनीवाला में सतलज नदी से लेकर राजस्थान के शिवपुर तक 137 किलोमीटर लंबी यह नहर भारत की पहली कंक्रीट से बनी यानी पक्की नहर थी। और इसी गंग नहर में करनी, लक्ष्मीनारायण, लालगढ़ और समीजा नाम की 4 लिफ्ट नहरें भी बनाई गई थीं। मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। हाँ, इसने साबित कर दिया कि अगर मजबूत इरादा हो तो मरुस्थल की रेतीली जमीन पर भी कंक्रीट की नहर टिकाई जा सकती है। और गंग नहर की सफलता ने ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी IGNP का रास्ता साफ किया। सही कहा। इसका इतिहास 3 महत्वपूर्ण चरणों और 3 हस्तियों में बटा हुआ है। 1948 में बीकानेर के ही इंजीनियर कंवर सेन ने इसकी पूरी रूपरेखा कागज पर उतारी थी। फिर 10 साल बाद 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी नींव रखी और इसे मरुगंगा का नाम दिया। और अंततः 1961 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया। हरिके बैराज, जहां सतलज और व्यास नदियां मिलती हैं, वहां से इस मरुगंगा का उद्गम होता है। इस नहर के स्ट्रक्चर को डिकोड करने के लिए ना एक एक्सप्रेसवे वाली एनोलॉजी मुझे बहुत सटीक लगती है। वो कैसे? देखिए, IGNP की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। इसमें से शुरुआती 204 किलोमीटर का हिस्सा फीडर नहर कहलाता है। फीडर नहर को आप एक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे की तरह समझें, जहां बीच में रुक नहीं सकते। बिल्कुल, जैसे एक्सप्रेसवे के बीच में आप गाड़ी नहीं रोक सकते या वहां कोई ढाबा नहीं खोल सकते, वैसे ही इस फीडर नहर से कोई भी राज्य या किसान एक बूंद पानी नहीं निकाल सकता। हाँ, इसका एकमात्र काम है पंजाब से पानी को बिना किसी लीकेज के सुरक्षित राजस्थान के मसितावाली तक लाना। और ये बहुत जरूरी भी था, वरना पानी रास्ते में खत्म हो जाता। इस 204 किलोमीटर की फीडर नहर का सिर्फ 35 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। और मसीतावाली के बाद असली वितरण शुरू होता है, जिसे मुख्य नहर कहते हैं। राजस्थान में मुख्य नहर 445 किलोमीटर लंबी है। मतलब अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात करें तो 35 किलोमीटर फीडर और 445 किलोमीटर मुख्य नहर मिलाकर कुल 480 किलोमीटर का नेटवर्क बनता है। अब यहाँ गुरुत्वाकर्षण और इंजीनियरिंग की असली टक्कर होती है। हम जानते हैं कि थार के मरुस्थल का प्राकृतिक ढलान पश्चिम की तरफ यानी पाकिस्तान की ओर है। तो पश्चिम में पानी भेजना तो आसान था, लेकिन पूर्वी राजस्थान के जो ऊंचे इलाके हैं वहां पानी कैसे पहुंचाया गया? क्योंकि पानी तो अपने आप ऊपर चढ़ेगा नहीं ना। यही वो जगह है जहां लिफ्ट नहरों का विज्ञान काम आता है। IGNP की पूरी वास्तुकला को इसी ढलान ने तय किया है। नहर के दाईं ओर यानी पश्चिम में ढलान प्राकृतिक रूप से नीचे की तरफ है। इसलिए वहां 9 शाखाएं निकाली गईं, जहां पानी अपने आप गुरुत्वाकर्षण से बहता है। लेकिन इन शाखाओं में भी एक अपवाद है।
रावतसर शाखा, राइट? हाँ, रावतसर शाखा जो हनुमानगढ़ में है। ये एकमात्र ऐसी शाखा है जो नहर के बाईं ओर से निकाली गई है, क्योंकि वहाँ का स्थानीय भूगोल थोड़ा अलग है। और इसके अलावा बाकी 8 शाखाएं सूरतगढ़, अनूपगढ़, पूगल, दातौर, बरसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा सब दाईं ओर ही हैं। बिल्कुल, और बाईं ओर यानी पूर्व की तरफ जहाँ जमीन ऊंची है, वहाँ पानी भेजने के लिए जो 7 लिफ्ट नहरें बनाई गईं, वो कमाल है। उन्हें मैं पानी के एस्केलेटर कहना पसंद करूंगा। विशालकाय पंपिंग स्टेशनों के जरिए पानी को ऊपर की तरफ धकेला जाता है। इन 7 लिफ्ट नहरों के नाम भी बहुत रोचक हैं। इनके पुराने नाम स्थानीय जगहों पर थे और नए नाम महापुरुषों पर। इनमें 3 सुपरलेटिव्स बहुत अहम है। सबसे ज्यादा जिलों को कवर करने वाली लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम, जिसे पहले गंदेली साहवा कहते थे। और सबसे लंबी लिफ्ट नहर है कंवरसेन, जिसका पुराना नाम लूणकरण सर था। जी, और सबसे छोटी है तेजाजी लिफ्ट नहर, जो केवल बीकानेर तक सीमित है। इसके अलावा पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिसे गजनेर कहते थे, वो नागौर के उन डार्क जोन इलाकों में जा रही है जहां भूजल में फ्लोराइड की वजह से लोगों की हड्डियां मुड़ रही थीं। ये नहर वहां पीने का साफ पानी पहुंचाकर एक तरह से जीवन रक्षक का काम कर रही है। इस मरुगंगा का प्रभाव सच में जादुई है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में हरित क्रांति आ गई है, चरागाह बन गए हैं। इस बहते पानी से 23.85 मेगावाट बिजली भी बन रही है। और सबसे चौंकाने वाला फैक्ट तो रेगिस्तान में व्यावसायिक मछली पालन है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हनुमानगढ़ और गंगानगर के रेतीले धोरों के बीच मछली पालन होगा। बाड़मेर में जो नई पेट्रोलियम रिफाइनरी बन रही है या जो इको टूरिज्म पनप रहा है, वो भी बिना IGNP के पानी के नामुमकिन था। लेकिन हर बड़े बदलाव की कीमत होती है यार। हमने प्रकृति के इतने बड़े सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी तो सामने आए हैं। क्या आप सेम्स की समस्या की बात करें? हाँ बिल्कुल। नोट्स में हनुमानगढ़ के बड़ोपल इलाके का जिक्र है, जहां ये समस्या एक भयानक त्रासदी बन चुकी है। सेम यानी वाटर लॉगिंग। इसे थोड़ा तकनीकी रूप से समझते हैं। हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में जमीन के नीचे जिप्सम की एक बहुत कठोर परत या हार्ड पैन है। तो जब नहर से पानी रिसता होगा तो वो गहराई में नहीं जा पाता होगा। एकदम सही। जिप्सम की परत उसे रोक देती है, नतीजतन जमीन के नीचे का जलस्तर ऊपर उठने लगता है। इसके साथ ही कैपिलरी एक्शन यानी केशाकर्षण के जरिए मिट्टी के भीतर छिपे हुए नमक और लवण पानी के साथ सतह पर आ जाते हैं। और तेज धूप में पानी तो उड़ जाता होगा, लेकिन नमक वहीं छूट जाता है। हाँ, जिससे पूरी उपजाऊ जमीन दलदल और खारी बंजर भूमि में बदल जाती है। तो क्या इसका कोई ठोस समाधान निकाला गया है? इस पर काफी काम हुआ है। नीदरलैंड्स के सहयोग से एक इंडो डच प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत इंडो डच सफेदा यानी यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए। अच्छा, वो पेड़ जो बहुत तेजी से जमीन का पानी सोखकर हवा में उड़ा देते हैं, जिससे दलदल कम होता है। जी बिल्कुल। और खारापन मिटाने के लिए खेतों में जिप्सम डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आगे पानी का रिसाव रोकने के लिए अब अनिवार्य रूप से फवारा या स्प्रिंकलर सिंचाई लागू की जा रही है। चलिए IGNP से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उत्तर और पश्चिम का भूगोल तो हमने समझ लिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इन जल परियोजनाओं को कैसे प्रभावित करती है, इसका एक बहुत ही थ्रिलर मूवी जैसा उदाहरण इन नोट्स में मिलता है। राजीव गांधी सिद्धमुख यानी नोहर नहर। इस नहर का मकसद रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी को हनुमानगढ़ और चूरू तक लाना था। 1989 में यूरोपीय संघ ने इसके लिए पैसा देना शुरू किया था। काम बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन फिर मई 1998 में भारत ने पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण कर दिया। और धमाका राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। लेकिन उसकी गूंज यूरोप के दफ्तरों में ऐसी गूंजी कि उन्होंने रातों रात इस सिंचाई परियोजना की फंडिंग ही रोक दी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कैसे किसान के खेत को सुखा सकती है, ये उसका जीता जागता उदाहरण था। हालांकि बाद में नाबार्ड ने इसमें हस्तक्षेप किया और अपनी फंडिंग से 2002 में इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाया। इसी तरह एक और गेम चेंजर प्रोजेक्ट है नर्मदा नहर। ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की एक बहुत बड़ी संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नहर की जो 532 किलोमीटर की कुल लंबाई है, उसमें से राजस्थान के हिस्से में केवल 74 किलोमीटर आता है ना? हाँ, ये जालोर जिले के सांचौर में सीलू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ख्याति इसकी लंबाई नहीं, बल्कि इसकी नीतियां हैं। वो कैसे? यह राजस्थान की पहली और एकमात्र ऐसी परियोजना है जहां आप पाइप खोलकर खेत में पानी नहीं छोड़ सकते। यहाँ
बूंद बूंद यानी ड्रिप और फव्वारा सिंचाई को 100% अनिवार्य कर दिया गया है। अरे वाह, सांचौर, भादरेड़ा और बागमेर की पनोरिया लिफ्ट नहरें इसी मॉडल पर काम कर रही हैं। ये सच में भविष्य की खेती का एक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। अब जरा यमुना नहर की भी बात कर लेते हैं। हाँ, नोट्स में स्पष्ट है कि इसका पानी भरतपुर को मिलता है, करीब 28 किलोमीटर लंबी नहर से, और एक प्रस्तावित शेखावाटी यमुना नहर भी है। लेकिन इसमें एक बड़ा कैच है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। वो कैच सीकर जिले का है। शेखावाटी का नाम आते ही लोग सोचते हैं कि सीकर, चूरू और झुंझुनू तीनों को पानी मिलेगा। लेकिन प्रस्तावित यमुना नहर का पानी केवल चूरू और झुंझुनू के लिए है। सीकर को इस सिंचाई परियोजना से बाहर रखा गया है। अब आते हैं राजस्थान के उस महा प्रोजेक्ट पर जिसने पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, ERCP, जिसे अब राम जल सेतु या RSLP कहा जा रहा है। ये पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा कैसे बनने वाला है, जरा ये समझाइए। देखिए, ERCP के पीछे का विज्ञान बहुत सरल लेकिन विशाल है। हर साल मॉनसून में चंबल और उसकी सहायक नदियों जैसे कुन्नू, कुराल, काली सिंध, पार्वती और मेज में बाढ़ आती है और करोड़ों लीटर पानी बिना किसी इस्तेमाल के यमुना में बह जाता है। दूसरी तरफ रामगढ़, बनास और बाणगंगा जैसी नदियां सूख रही हैं। ERCP का लक्ष्य उसी व्यर्थ बहते मॉनसून के पानी को पकड़कर इन सूखी नदियों और बांधों में ट्रांसफर करना है। ये तो यार पूरे बेसिन को री इंजीनियर करने जैसा है। ये केंद्र और राज्य की 90-10 की फंडिंग से बन रहा है। जी, और परिसीमन के बाद अब इससे 17 जिले लाभान्वित होंगे। इसके तहत 26 नए बांध बनाए जा रहे हैं। कोटा की काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज बन रहा है, बूंदी में मैज बैराज है, सवाई माधोपुर में बनास नदी पर ईसरदा और डुंगरी बांध हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ पीने के पानी का प्रोजेक्ट नहीं है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो औद्योगिक पानी चाहिए वो भी इसी राम जल सेतु से होकर आएगा। इस पूरी हाइड्रोलॉजी में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो अच्छों को उलझा देते हैं, जैसे मेजा बांध और मेज परियोजना। सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। जो मेजा बांध है वो भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बना है, जबकि मेज परियोजना बूंदी जिले में मेज नदी पर स्थित है। इसी तरह उदयपुर में सोम कागदर परियोजना है, जबकि डूंगरपुर में सोम कमला अंबा परियोजना है। और धौलपुर का काली तीर रेस्क्यू प्रोजेक्ट भी काफी चर्चा में है, जहां चंबल का पानी लिफ्ट करके पार्वती और रामसागर बांध तक पहुंचाया जा रहा है ताकि धौलपुर का सूखा खत्म किया जा सके। और जाते जाते टोंक के टोरडी सागर बांध का वो रोचक तथ्य कैसे भूल सकते हैं। ये राजस्थान का शायद इकलौता ऐसा बांध है जिसके अगर सारे गेट एक साथ खोल दिए जाएं तो बांध में एक बूंद पानी नहीं बचता। हाँ, उसकी बनावट ही ऐसी है कि सारा पानी ड्रेन आउट हो जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप ड्राइव को समेटें तो राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था सिर्फ ईंट, कंक्रीट और पानी का जाल नहीं है, ये जीवन देने वाली धमनियों का एक पूरा इकोसिस्टम है। हमने देखा कि कैसे सिद्धमुख नहर का पानी उत्तर को जीवन दे रहा है, कैसे नर्मदा का पानी ड्रिप इरिगेशन के जरिए पश्चिम में खेती का नजरिया बदल रहा है, और कैसे राम जल सेतु पूर्व की सूखी नदियों में फिर से धड़कन भरने की तैयारी कर रहा है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।